How did you get inspired for the army? मेरी मोटिवेशन किताबों के थ्रू थी और मेरी मोटिवेशन आर्मी ज्वाइन करने की नहीं थी। जिस हिसाब से मैं किताबें पढ़ता था, जो स्टोरी सुनता था, वो सारी स्टोरीज देशभक्ति के बारे में होती थी, भारत के बारे में होती थी, इंडिया के बारे में होती थी। तो हमारे आज के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल। हाईली एजुकेटेड पीपल की अगर मैं बात करूं, वो रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या एजुकेशन प्रिवेंट कर पा रही है रेडिकलाइजेशन? उसामा बिन लादेन, पढ़ा लिखा, रिच, एम्पावर्ड, रेडिकलाइज्ड माइंड टू गेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड। वो अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। माई सेग्रीगेशन इज ओनली दिस कि अनपढ़ गंवार के साथ में मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ, मगर जो पढ़ा लिखा है वो जो चीज़ है उसको आगे से आगे चला के और लोगों को डेंजरस बना सकता है। अमरजीत सिंह दुलत, फॉर्मर रॉ चीफ है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पब्लिकली, इट इज़ स्मार्टर टू ब्राइब द टेररिस्ट और JNK मिलिटेंट और एनी सेपरेटिस्ट लीडर देन किलिंग देम। आप सांप को आज दूध पिलाते, So hello and नमस्कार, वेलकम टू डिकोडिंग ब्रेन्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ विनर्स थिंक। मेरा नाम है दीक्षित शर्मा एंड आज है हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसका करियर स्पैन करता है फ्रॉम द हाइट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर टू द स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स ऑफ वॉशिंगटन DC। तो इनकी आर्मी की जर्नी शुरू होती है 1985 से, जब इन्होंने 9th सिखलाइट इन्फेंट्री में कमीशन लिया। एंड देखा जाए तो उन्होंने 7 टेन्योर्स कश्मीर में काटे, जिसमें से एक एज अ GOC इन कमांड 15 कोर कश्मीर वैली में ये रहे। So he was the first Director General of the Territorial Army, where he revolutionized the trainings of the soldiers. But what makes General Pandey unique is just not the military strategy. ये एक विजनरी लीडर है जिन्होंने कश्मीर को एम्पावर करने की पूरी कोशिश की एंड बखूबी उस चीज़ को मुकम्मल भी किया। फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कश्मीर प्रीमियर लीग, जहाँ पे उन्होंने एंगेज किया 3000 से ज़्यादा यूथ को, टू सेटिंग अप COVID-19 हॉस्पिटल्स, या फिर अरेंज करने हो आर्टिफिशियल लिम्स फॉर द स्पेशली एबल्ड। ही हैज़ बीन द पर्सन हु हैज़ प्रूव दैट कि मिलिट्री लीडरशिप इज जस्ट नॉट अबाउट फाइटिंग इन द बॉर्डर्स बट ऑल्सो कनेक्टिंग टू द पीपल एंड लेट अदर पीपल कनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम। सो इस एपिसोड में जनरल पांडे अपनी कहानी शेयर करेंगे। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग द फोर्सेस, हाउ इज द एक्सपीरियंस इन कश्मीर वैली, कैसे उन्होंने यूथ को एम्पावर किया एंड कैसे उनकी मिलिट्री जर्नी रही। लेट्स वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। तो सर, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। आप गोरखपुर से हैं एंड अगर 1980 की मैं बात करूं तो वो कोई इतना बड़ा शहर नहीं था। तो हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड फॉर द आर्मी और हाउ डिड यू गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स जॉइनिंग द फोर्सेस? आप कैसे मोटिवेट हुए फौज ज्वाइन करने के लिए? आपका क्यों दिल करता था? सर, मेरे फादर खुद सर्व कर रहे थे आर्मी में, ही वाज इन 13 जैकरेफ एंड बचपन से ही मैं कैंट्स में पला बड़ा। और वो जोश जो था वो अपनी फादर को ही, मतलब उनकी यूनिफॉर्म को देख के ही आया। देन आई मेट मेनी पीपल जो ऑलरेडी, जब मैं उससे बाहर भी आया कैंट से, तो जब आपके फादर फील्ड में जाते थे, हाँ जी दूर रहते थे, तो आपको नहीं लगता था ये कहाँ रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ घर के अंदर? सर, एक पॉइंट तक मैं कहूँगा तो शायद 7th 8th तक लगा होगा, जब वो सेंस नहीं थी। पर जब वो सेंस आई तो फिर एक ही चीज़ आई, जब आई वॉज इन क्लास 8, जब मैंने फर्स्ट टाइम IMA देखा, पासिंग आउट परेड देखी, तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि ये ही करना है। आपको मालूम है कि वो ट्रेनिंग के अंदर, वो पासिंग आउट परेड के पीछे कितनी मेहनत लगती है? सर, मालूम है। आपको मालूम है कि वो IMA में पासिंग आउट करने के बाद में एक ऑफिसर या जवान के साथ में क्या होता है, क्या तकलीफें गुजरनी पड़ती हैं? सर, मैंने ऐसे देखा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा। सो बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो मेरी मोटिवेशन किताबों के थ्रू थी, ठीक है। और मेरी मोटिवेशन आर्मी ज्वाइन करने की नहीं थी। मेरी मोटिवेशन बचपन से, जिस हिसाब से मैं किताबें पढ़ता था, जो स्टोरी सुनता था, वो सारी स्टोरीज देशभक्ति के बारे में होती थी, भारत के बारे में होती थी, इंडिया के बारे में होती थी। और कई स्टोरीज मैंने, बहुत हिस्ट्री, मैंने रामायण और क्या कहते हैं अपनी महाभारत काफ़ी यंग एज में पढ़ी, समझ नहीं थी उसकी, मगर एक इम्प्रिंट बनता है आपके दिमाग में ऑफ सच प्रिंसिपल्स का। फिर आपके घर के अंदर कुछ एक सा माहौल होता है
जिसके अंदर जिस एनवायरनमेंट में आप पलते हो, कल्चर के अंदर, जहाँ पे आपने चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, इस चीज़ का माहौल होता है, कुछ देशभक्ति का माहौल होता है। ये सब चीज़ें जब एक सम्मिश्रण होता है, तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो ये लेयर परतें ऐड होती चली जाती हैं, और उस लेयर, उस एडिशन के अंदर जब और नई किस्म की किताबें होती हैं, फिर आप पढ़ते हो जो बहादुरी की किताबें होती हैं। मैंने काफ़ी यंग एज के अंदर आईएनए के बारे में पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा, उनकी वो जो कहानियाँ पढ़ी जिसके अंदर वो किस हिसाब से अंग्रेज़ों को चकमा दे करके निकल जाते हैं रात के अंधेरे के अंदर। और ये मतलब कितने सालों पढ़ी किताब है, वो स्टोरी मुझे अभी भी याद है। पूरी नहीं याद है कि, बट ये याद है कि कैसे वो सबमरीन में गए, कितनी ऊँचाइयों में चले, कैसे एक फ़ौज तुम मुझे कहते हैं खून दो मैं खून दो मैं तुम्हें आज़ादी आज़ादी दूँगा, दूंगा। ये जो सब चीज़ें हैं आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट डालती हैं। फिर आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा, आप भगत सिंह के बारे में पढ़ो, सुखदेव के बारे में पढ़ो, और कैसे ये लोग बिना हिचक अपने देश की आज़ादी के लिए झूल गए। राइट। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो ये कहीं न कहीं आपके दिमाग को धीरे-धीरे शेप करती है। राइट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बुक्स एनवायरनमेंट व्हिच यू ग्रो अप। राइट। मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है? केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ाई में आपको हमारे टाइम पे मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताते थे, देशभक्ति के बारे में बातें होती थी, तिरंगा के बारे में बात होती थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। सो जब एक नैरेटिव इस हिसाब से चलता है, ठीक है, तो बच्चे का माइंड आपको देशभक्ति की तरफ चलाता है। राइट। और जैसे आप ग्रो होते गए, ये तो चलता ही रहा। मैं तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, केंद्रीय विद्यालय के हाँ जी। अंदर, कई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा मैं, मतलब 2-3 अलग-अलग में। बट ये जो पढ़ते आप आते हो, फिर एक लेयर ऐड होता है, फिर आप वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है? कैसे दुनिया के देश के सैनिक या नेता अपने देश के लिए काम करते हैं, राइट। राइट? फिर जब हम लोग यंग थे, तो वॉर मूवीज़ का एक सिलसिला था, कमांडो कॉमिक्स का एक सिलसिला था, वॉर बुक्स का एक सिलसिला था। वो फिर आप पढ़ने लगते हो, तब आपको लगता है कि कैसे देश के सैनिक ऑफिसर्स अपने देश के लिए लड़ते हैं। हमारे देश की स्टोरीज़ कम थी उसके अंदर, कोई स्टोरीज़ नहीं थी उस टाइम पे। फिर एक टाइम आया, एक 1971 के ऊपर एक मूवी आई, हिंदुस्तान की कसम। फिर जी। एक मूवी आई हकीकत 1962 के ऊपर। फिर मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू करी। तो ये सारी लेयर्स ऐड होती जा रही हैं। ओके। वेरी अर्ली स्काउट्स एंड गाइड्स जॉइन किया मैंने। तो एक वो यूनिफॉर्म पहनना, तो उसके लिए यूनिफॉर्म का स्काउट्स वो के लिए उसमें भी काम आ गया, करना। क्रेज आ गया। फिर आपने स्कूल के अंदर एनसीसी जॉइन की, उसके अंदर एक थोड़ा-सा ओरिएंटेशन आया। तो एक कई चीज़ें बहुत सटल मैनर में आपको डालती ट्रेन हैं। कर इकोसिस्टम बन जाता है या प्रॉपर। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या करना। मेरे फादर हमेशा मुझे डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस के अंदर जाना चाहते थे। एक वो उस टाइम पे भी रोल था, और अभी भी लोग चाहते हैं कि या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन हाँ, जाए, आज भी वही या चीज़ चल रही मैनेजमेंट है। डिग्री करे और पैसे कमाए, विदेश चला जाए, या राइट। इन्हीं 3-4 चीज़ों के अंदर ले। मगर मेरे दिमाग के अंदर ये धीरे-धीरे कहीं पे आता घर गया। तक चला गया। और स्लोली जब एक समय आया, तो मैं 10वीं के बाद में जवान की भर्ती के लिए गया था। तब मुझे नहीं मालूम था कि आजकल तो अब सबको मालूम है हाँ, कि आप ऐसे एनडीए जवान है, जा सकते सीडीएस हो, है। एनडीए जा सकते हो। आजकल नॉलेज का ज़माना है। उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं पता होती थी कि आप भर्ती कैसे होते हो। तो मैं तब उस टाइम पे मैं दिल्ली में था। अच्छा। इधर की केंद्रीय विद्यालय था एक, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कैंपस में होता था। तो मैं चला गया 10वीं पास करने के बाद। मुझे मालूम 10वीं पास के बाद जा सकते हो, और घर में बताया किसी को नहीं। और वहाँ पे एक कोई हवलदार जी टाइप रहे होंगे, हाँ। उन्होंने देखा कि ये लड़का थोड़ा सा पढ़ा लिखा लग रहा है, हम्म। कुछ देखा सोचा हो, उन्होंने मुझे समझाया उन्होंने कि बेटा आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एंड देन एक होता है ना गुबार, वो थोड़ा सा एब हुआ। हाँ। सडनली मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट था, वो एनडीए चला गया। फिर मुझे एनडीए के बारे में मालूम चला। मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया, 2 बार फेल हो गया आईआईटी में। उसमें एसएसबी में नहीं हो पाया मेरा, हाँ। 5 दिन के बाद। बट तीसरे में हो गया, एंड आई जॉइंड। यू जॉइंड इन द सिकलाइट इन्फेंट्री। देन आई जॉइंड। हाँ, मैंने सिखलाई के लिए ऑर्डर भी नहीं किया था। ओके। हाँ, बट मुझे एक चीज़ मालूम थी कि मैंने सिर्फ इन्फेंट्री में जाना है। ओके। ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। ज़्यादा सोच विचार भी नहीं होता था।
पीपल वेर मच मोर हैप्पी डूइंग व्हाट दे वर डूइंग। सर मैंने देखा कि जैसे आपके टेन्योर में आपने कश्मीर में 7 टेन्योर्स काटे हैं। सर कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मनन वानी हो गया, ही वॉज ए पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बाद में उन्होंने मिलिटेंसी ग्रुप ज्वाइन किया हिजबुल मुजाहिदीन। फिर मैं बात करता हूँ अहमद मुर्तबा बाजी की, तो वो भी आईआईटी मुंबई से ही केमिकल इंजीनियर थे। ऐसे ही बहुत एग्जांपल्स हैं सर। सर हाईली एजुकेटेड पीपल की अगर मैं बात करूं, वो रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन प्रिवेंट कर पा रही है रेडिकलाइजेशन? देखो आप तो नाम आपने बोला हाँ बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बट क्या 100% पढ़े लिखे बच्चे ऐसे हैं? नहीं नहीं, 100% नहीं नहीं है है जी। ना, ठीक है। सो रेडिकलाइजेशन जो है वो एक पढ़ा लिखा नहीं देखता है, ठीक है। रेडिकलाइजेशन होता है, एक अनपढ़ का भी रेडिकलाइजेशन हो सकता है, एक पढ़े लिखे का। जो पढ़े लिखे का होता है वो बहुत डेंजरस होता है। जी। अनपढ़ गंवार का जो रेडिकलाइजेशन है, हम्म, ठीक है, थोड़ा सा जो नॉर्मल किस्म का इंसान है, हम उससे फिर भी कन्वर्सेशन करके उसको हम बता सकते हैं कि बेटा तुम गलत हो, राइट। ठीक है। जो पढ़ा लिखा होता है ना, जब वो रेडिकलाइज होता है तो वो बहुत डीप रेडिकलाइज होता है। वो जान रहा है वो किस रास्ते पे जा रहा है, ठीक हाँ, है। उसमें सेंस है। उसमें उस सेंस है, और एक बार वो टिपिंग पॉइंट होता है ना, हम्म, जैसे कोई भी, आप जब किसी भी चीज को एक्सट्रीमिटी में लेके चले जाओ, कैपिटलिज्म को भी आप एक्सट्रीमिटी में लेके चले जाओ, तो वो राइट, भी एक डेंजरस डेंजरस चीज है। फिलॉसफी है। राइट। कम्युनिज्म है, मार्क्सिज्म है, किसी भी चीज को, इवन सोशलिज्म, राइट। ठीक है, सोशलिज्म में तो सबको बराबर होना चाहिए, उसको भी जब आप एक एक्सट्रीम में ले जाओ हम्म, तो ये हो जाएगा कि यार चलो ठीक है, जो काम नहीं करता है उसको भी पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों काम करूं। राइट। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। अनफॉर्चुनेटली जो आदमी पढ़ा लिखा रेडिकलाइज होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, राइट। बिकॉज एक तो वो आपके सामने शरीफ बन के आएगा, उसको मालूम है फेक कैसे करना है, राइट। ठीक है। उसको अपने पेरेंट्स, अपने यार दोस्तों को भी बेवकूफ बनाना आता है। राइट। वो अपने दिल के अंदर वो बात रख सकता है, क्या है राइट। उसके दिल के अंदर। आपके साथ में शराब भी पिएगा, मगर उसके दिमाग में चल रहा है कि ये तो हमें धर्म में सिखाया है डिसेप्शन, राइट। मैं उस डिसेप्शन के लिए पी रहा हूँ, राइट। और फिर वो एक एक्शन करके चला जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल। राइट। और वो उसी मोटिवेशन में ही कैन मोटिवेट अदर्स एज एन एग्जाम्पल, लाइक आपने नाम लिया ना मनन वानी का, बिकॉज हम्म, अब यही देख करके कि जब इतने लोग पढ़े लिखे मोटिवेट हो सकते हैं, हम्म, तो बाकी क्यों नहीं हो सकते। यानी कि सिचुएशन इतनी खराब है कि पढ़े लिखे लोग भी रेडिकल हो रहे हैं। हाइब्रिड टेररिज्म। नहीं, हाइब्रिड टेररिस्ट तो हाइब्रिड अलग बात मतलब होती है, आई एम जस्ट सेइंग दैट टेरर जो रेडिकलाइजेशन है ना, हम्म, देन इट दैट्स वेरी, उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन। पढ़ा राइट। लिखा, रिच, एम्पावर्ड, radicalized to mind to get thousands of people killed, राइट। blast to be carried out, killings all over the place. The leadership of Al-Qaeda, वो अनपढ़ कमार जाहिल नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, हाँ। राइट। सो राइट। रेडिकलाइजेशन के लिए ये देखना कि अनपढ़ गंवार है कि कौन है, जब आप वो सेग्रीगेशन करने लगे आते हो तो गलत हो जाता है। माई सेग्रीगेशन इज ओनली दिस, कि अनपढ़ गंवार के साथ में मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ, वो बेवकूफ रहेगा, डम रहेगा, वो एक आदमी को हर्ट कर सकता है, राइट। मगर जो पढ़ा लिखा है वो जो चीज है उसको आगे से आगे चला के और लोगों को डेंजरस बना सकता है। एक केस वो भी है जो आप, वो हाफिज सईद पार्टी एंड ऑल हैं, वो हाँ। मरना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, वो ही चाहते हैं कि हजारों बच्चे मेरे नाम पर मर जाएं, मगर हम लाट साहबी की जिंदगी मतलब जिए। इनकी जो लीडरशिप है वो बेसिकली चाहती है कि हमें कुछ ना हो, हाँ, हमारी 32 सूरह यही है और आपके लिए हैं उनकी, वो एंजॉय हाँ। कर रहे हैं, वो राइट। 32 हूरों से नहीं, 32 हुराओं से कर रहे हैं, वो लड़कों के साथ भी मजे कर रहे हैं हाँ। और लड़कियों राइट। के साथ भी कर रहे हैं। भाई कश्मीर में मैंने देखा है कि लड़के भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, लड़कियां भी हो रही हैं, ठीक और है। वो चाहते हैं कि जो लोअर लेवल पे उनका वो धर्म वो सारे, है, हाँ, हाँ, ये वो जन्नत वो जाए। सब वो जन्नत। राइट। सर इसमें एएस दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत, फॉर्मर रॉ चीफ रहे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पब्लिकली कि इट इज़ स्मार्टर टू ब्राइब द टेररिस्ट और जेएंडके मिलिटेंट और एनी सेपरेटिस्ट लीडर देन किलिंग देम। सर पॉलिटिकल व्यू, मतलब अगर एक रॉ का चीफ इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं लाइक दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन आई बिलीव व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, कि आप ब्राइब करो या फिर उनको पैसे दो, क्योंकि पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा फिर एक्टिव हो जाएंगे। हाउ डू यू सी इट? वो तो वही है जो, देखिए मेरा व्यू तो डिफरेंट है,
ठीक है, अब उनका व्यू है। आप सांप को आज दूध पिलाते हो, सांप ने तो नहीं काटना है, वो पालतू सांप नहीं हो सकता आपका, ठीक है। या तो उसके दांत वो विष निकाल दो और दांत निकाल दो, ठीक है, वो पॉसिबल वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। तो उसने तो काटना ही काटना है। Like I also believe in this कि there is a very thin line between understanding the problem and putting a solution for it and justifying terrorism. No, Uh, there is no thin line, there is a I wide gap. I mean You just can't justify terrorism, ठीक like है। how people, not people but the politics happen in Kashmir, जो मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इसीलिए ये लोग पत्थर उठा रहे हैं। नहीं यार, ये सबसे जो बड़ी गलतफहमी है। जितनी जब जॉब्स प्रो डाटा जॉब बोलते हैं ना, हम्म, ठीक है, जो यहाँ पर है वो हाँ, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, ठीक है। हम्म, सेकंड इज, मैं एक बॉटम लाइन बोलता हूँ, कितने लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नंगे पांव चलना पड़ता है, ठीक है। हम्म, वहां पे सिस्टम है कि कितनी बार मैंने मीट खाया हम्म, इज योर दिस थिंग। देयर पैरामीटर्स ही गरीबी है अलग है। कुछ जगह पे, बट ऐसा नहीं है कि पैन गरीबी है, हम्म, राइट। तो लिफ्ट दैट एंड नाउ कम टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया इतने हैं, ट्राइबल एरियाज इतने हैं, इतनी गरीब इलाके हैं, वहां से तो कोई टेररिस्ट नहीं बन रहा। एंड सेम, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन ओनली, देयर आर सम ऑफ द फ्यू रिलीजन टाइप, वहां तो ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये सब हम जस्टिफाई करते हैं इन नाइसिटीज। ये एक वो लेफ्टिस्ट वो किस तरीका है किसी चीज को, जिन्होंने बेचारे ऐसा बेचारा कोई नहीं होता, जो है बहुत सोची समझी होती है चीज, उसका फायदा होता है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सक्लूसिज्म, इन सब चीजों के फायदे बड़े होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे लोगों को उस फायदे का मजा भी आने लगता है। पावरमेंट होती है, वो सबकी नहीं होती है, लीडरशिप की होती है। सर जब सड़क के ऊपर हम्म, रोको, प्रोटेस्ट करो, हम्म, तो गवर्नमेंट आपसे बात करती है, राइट, आपको पावर मिलती है, राइट, पैसा मिलता है, स्टेचर मिलता है, और फिर कुछ दुलत जैसे लोग आपको ब्राइब के नाम पे पैसा दिला देते हैं। एक पुलिस को छोड़ करके, हम्म, जम्मू कश्मीर पुलिस को छोड़ के, और जो एक आम आदमी है, बाकी सबका बड़ा फायदा होता है इन सब चीज़ों में। सर जो अगला सेगमेंट है हमारा वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस, जस्ट 30 से 40 सेकंड में जो जवाब देने, तो वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपको ज़्यादा क्या पसंद आएगा, सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग मिले वापस या कश्मीर वैली में? देखिए, मैं तो सियाचिन ग्लेशियर चाहूँगा, क्योंकि आप कश्मीर की बात जब करते हैं तो कश्मीर की नेगेटिव सेंस से बात करते हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक पीसफुल रहे, स्टेबल रहे, अच्छी हालत में रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। हमारा जो भारत का देश का एक टाइम पे मुकुट होता था, राइट, ठीक है, आज की बात नहीं है, 1000 साल पहले जी, हमारे देश का मुकुट होता था, जिससे हमारी देश की एक एजुकेशन, फिलॉसफी, ट्रेड, कई चीज़ें वहाँ से इन्फ्लुएंस होती थी, राइट, ठीक है। हम तो ये Especially- चाहेंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे बोलते हैं, हाँ, ठीक है, उस हिसाब से वो हमेशा आबाद रहे, खुश रहे, ना कि जिस हालत के अंदर मैंने नौकरी करी थी उस हिसाब का हाँ, कश्मीर है। हाँ, अगर लड़ाई का समय हो, बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के साथ में दो हाथ करने का समय हो, तो वो सियाचिन में भी अवेलेबल है, वो यहाँ भी अवेलेबल है, बट सियाचिन इज फार फार मोर टफर, ठीक है। वो 3 महीने के अंदर आपकी जिंदगी का 5 साल जो है कम कर देता है, ठीक है। मैं देखूंगा अगर इसको तो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड रहा है, इट इज द हाईएस्ट कोल्डेस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको दुश्मन से ज्यादा टेरेन, भगवान की आस्था और उसके ऊपर चलता है काम। एंड क्या आप हाइब्रिड टेररिज्म हमें समझा सकते हैं, एक मिनट, मतलब जल्दी हाँ, अगर आम आदमी के लिए जो समझ हाइब्रिड सके? टेररिज्म बेसिकली, मैंने ये वर्ड कॉइन किया था, 2 वर्ड कॉइन किए थे मैंने वहाँ पर। एक था वाइट कॉलर टेररिज्म, वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द, बेसिकली उसका हिंदी को मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट वाइट कॉलर टेररिस्ट वाज द इजीएस्ट आई कुड ट्रांसलेट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द।
और एक हाइब्रिड टेररिज्म। मैं हाइब्रिड टेररिज्म के बारे में बताता हूँ। हाइब्रिड टेररिज्म बेसिकली मैंने इसलिए हमने ये शुरू करना शुरू किया मैंने और एक हमारे आईजीपी थे विजय कुमार जी, बहुत ही आला किस्म के ऑफिसर, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर आई सॉ। बेसिकली वो लोग जो एक टाइम आया हमारे समय पे जब टेररिस्ट को मालूम चला कि जब मेरे तकरीबन कुछ समय निकल गया तो ऐसा हो गया कि टेररिस्ट खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने अपने नाम, पहले एक आपने समय था जब हथियार के साथ, फोटोग्राफ के साथ थम्स अप या एक उंगली ऐसे करके उन्होंने अपनी फोटोग्राफ डाल देनी और नाम डाल देना कि हम टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो फटाफट खत्म हो जाते थे, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने जब रियलाइज किया तो पाकिस्तानियों ने बोला यार अपना डाइवल्ज मत करो, कौन हो तुम। सो दिस इज समथिंग लाइक डोंट वॉल्फ। आप लिस्ट के ऊपर हो, आप अपने घर में हो, काम कर रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे दुकान चलाते हो या किसी प्रोफेशन में हो, प्राइवेट बिजनेस में हो, और आप रेडिकलाइज हो, आप ऑलरेडी लिस्ट के अंदर हो जो भी पाकिस्तान के एजेंसीज के नाम पर, और आपको एक दिन टास्क मिल जाएगा कि फलाना फलाना पुलिस वाला जवान जो है अपने घर में छुट्टी पे जा रहा है आज ईद मनाने के लिए, आज ये मौका है उसको ठोक देना है। आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि आपको सिर्फ टारगेट का नाम पता चलेगा, आपके पास में हथियार नहीं है, आपको कहीं जाओगे आपको हथियार एक आदमी देगा, आपको एक टारगेट की लोकेशन बता दी जाएगी और आपने उसको गोली मारनी है, पिस्टल वापस हैंड ओवर कर देना है और आपने घर में चले जाना है। तो घर में क्या है किसी को पता नहीं, क्योंकि आप तो रोज एक नॉर्मल टेररिस्ट, जो टेररिस्ट की जो एक परिभाषा है वो अपने घर से बाहर है, जंगलों के अंदर है, इधर उधर घूम रहा है, घर में आता नहीं है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। आप तो अपने घर में बैठे हुए हो, आप मेन स्ट्रीम के साथ ही आप मेन स्ट्रीम के साथ में हो, आप नॉर्मल, न बहन को मालूम है न फादर को पता है, उसको ये नहीं मालूम कि आप ऑनलाइन कंटेंट क्या देख रहे हो, बड़ा अच्छा गाना गाता है, बहुत हंसमुख बच्चा है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल हाइब्रिड टेररिस्ट, बिकॉज हमारी फोकस इंटेलिजेंस का उन टेररिस्ट के ऊपर था जो एक्सपोज थे, नोन थे, जो ये छुपे हुए थे। और ये जो हिट स्टार्ट हुई, कुछ हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई हिट, पिस्टल से मार दिया और बंदा गायब हो गया, दैट इज वेयर वी स्टार्ट फोकसिंग एंड वी रियलाइज कि कोई 170 से 180 लड़के, ठीक है, जिनकी उम्र 19 साल से लेके 25 साल तक थी, लश्कर तोयबा के लिस्ट में थे। उनका एक बंदा था अब्बास करके, जो टॉप लीडर था, वो मारा गया, मेरे टाइम पे ही मारा गया जब मैं कोर कमांडर था, तो उसके साथ में थे। और ये सारे हाइब्रिड थे और ये सारे एक्ट करते थे बेस्ड ऑन जब जरूरत हुई। अब जैसे कुछ पॉलिटिकल है, कोई चीज़ है, कोई वीवीआईपी विजिट होनी है, कोई देश का बड़ा काम होना है, तो सडनली मालूम चला 3 सिविलियन, आपने कोई एक लेबरर है उसको गोली मार दी, कोई प्रिंसिपल है उसको गोली मार दी और आप छुप गए। काइंड ऑफ स्लीपर सेल, बट वही कि वापस वैसे ही चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। करेक्ट। आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में भी पढ़ाई की। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अमेरिकन थिंकर्स के पास या फिर अमेरिकन फोर्सेस के पास है जो इंडिया को ऑप्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए उस चीज़ को? अमेरिकन के पास में बाकी सब कुछ, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अपने देश के अंदर प्यार कैसे करना है, पेट्रियाटिज्म कैसे करनी है, वो नर्चर कैसे करना है, वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो उनके पाथ अलग होंगे, वो डेमोक्रेट होगा, कोई कुछ होगा, मगर वो तिरंगे के साथ में, जो एक बार अमेरिकन सिटीजन बन गया, उसका तिरंगे के साथ में प्यार बहुत ज़्यादा, उसका जो स्टार एंड स्ट्राइप्स है उसके साथ में इसका जो प्यार है वो बिल्कुल अनकरप्टेबल है। वो कहीं भी चला जाए, वो अपने देश के लिए काम करने के लिए तैयार है, वो अपनी पासपोर्ट को नहीं छोड़ने को तैयार है। They take this pride. They take pride. वो हमारे देश के अंदर सब में नहीं है। हम सब अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए काम कर सकते हैं। पहले इंडिया में पढ़ो, यहाँ के पूरे फायदे का इस्तेमाल करो। आई एग्री, यहाँ पे करप्शन भी है, यहाँ चैलेंजेस हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, मगर 70-80 साल हुए हमको, ठीक है। हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम जीरो से नहीं शुरू हुए थे, हम माइनस से शुरू हुए थे। हमारे देश को तहस नहस छोड़ के गया था अंग्रेज, ठीक है। न रोड, लोग कहते हैं ना वो ट्रेनें बनाई थी उन्होंने, 4 जगह की ट्रेनें थी, वो सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को बाहर ले जाने के लिए, राइट, ठीक है। न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज आप देखो आप कहाँ पर हो, ठीक है। हमारी माइंड, हमारा एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर चले गए। हम
मैंने पहले भी स्टार्ट बताया, हम अभी सिर्फ क्लर्क्स बना सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बना सकते हैं। हमारी माइंडसेट मानसिकता इंडिपेंडेंट काम करने की नहीं है कि मैं बना होकर के मैं अपना काम करूं। आज आपने पॉडकास्टर की बात कर रहे हो ना कि मैं दिस शुड बिकम माई मॉडल। हमें उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने का एजुकेशन सिस्टम बना के चले गए, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, कैसे नौकरी मिल जाए, कैसे नौकरी मिल जाए, रादर देन, जबकि हमारा जो देश है वो इनोवेशन के लिए माना जाता रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट कल्चर था हमारा, अगर हम देखते हैं तो। भाई गवर्नमेंट नौकरी कहाँ होती थी पहले? राजा की नौकरी कौन सी होती थी? कोई नहीं होती थी, बट फिर भी हमारा कल्चर चलता था फर्स्ट क्लास। ठीक है, ट्रेड चलता था, बिजनेस चलता था, चारों तरफ चलता था। वो सब हमने यहाँ पे किल कर दिया, जबकि उन्होंने यही सी चीजें अपने यहाँ देश में चला रखी हैं। सो उन सबको छोड़ते हुए उसके बाद में देखो 4-5 हमले हो गए हमारे ऊपर, 5-6 लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, भूखमरी झेली है, कई चीजें झेली हैं। उसके बावजूद आज आप कहाँ किस कगार पे खड़े हो? जबकि कोई भी दुनिया का देश हमारे देश को, देखो हमारा जो धर्म है ना, वो बड़ा लोगों को समझ नहीं आता पूरी दुनिया के अंदर। वो आपको चाहेंगे ही नहीं कि आप, ये कैसे हो सकता है यार, ये हिंदू वे ऑफ लाइफ इज नेगेटिव वे ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड्स आइज। ठीक है, वो दे विल नॉट लाइक यू टू प्रोग्रेस। ठीक है, बिकॉज यू आर, चर्चिल ने बोला था ना कि कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। एवरीबडी थॉट कि इंडिया विल डिसअपियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। पूरा पैसा जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लगाया हमारे खिलाफ, ठीक है, अभी भी वही कर रहे हैं, मगर हमारा देश कहाँ से कहाँ चलता चला रहा है। सो व्हाई आरंट वी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स? आप हिमाचल के रहने वाले हैं, आप अपनी डोगरी भाषा पे क्यों नहीं प्राउड करते? यू मस्ट नो डोगरी भाषा, बट वी मस्ट ऑल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स लैंग्वेज। राइट, मगर ये कुछ डिविजिव माइंडसेट है ना, कि तेरा लैंग्वेज खराब है, मेरा लैंग्वेज अच्छा है, मेरी डांस अच्छा है, तुम्हारा खराब है। ये सारी चीजें हमारे पास जो छोड़ के गए, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो भावना है ना देश एक की, देश प्रेम की, वो बहुत ही, हमारा भी जो इंडियन है वो जब वहां चला जाता है ना, उनका देशभक्त हो जाता है। ठीक है, राइट, बिकॉज एक प्रोसेस है। इवन आई हैव सीन, जब तक वो आप उसके सामने उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक उनका टेस्ट है, जब तक आप उस टेस्ट पे खड़े नहीं उतरोगे तब तक आपका माइंड शेप हो गया, तब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इकोसिस्टम वैसा डेवलप कर रखा उन्होंने। सर, लाइक आप कॉम्बैट रोल्स में भी रहे थे, तो आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा है फौज में जो आपको लगा हो कि नहीं, ये तो डेथ एनकाउंटर से जस्ट पीछे एकदम से बैक हुए, लाइक डेथ नहीं, एनकाउंटर? बहुत सारे हुए हैं, एक नहीं हुआ, कई हुए हैं। और कई, देखो ऐसा डेथ एनकाउंटर ऐसा होता है कि एक तो आप जाते हो उसके मुंह में, ठीक है, और एक होता है कि आप जब वो समय निकल जाता तो मालूम चलता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, बच गए। ठीक है, सो इट्स लाइक आपके गाड़ी में बैठे हो और आप निकले और पीछे धमाका हुआ, तो आपको मालूम था कि अगर 1 सेकेंड 1 मिनट का दाएं बाएं होता, या जब देखो गोली जब चलती है ना, आपको तब मालूम चलता है कि आप मर गए होते जब आवाज़ आती है गोली की। जिसको लग जाती है उसको नहीं पता चलता। ठीक है, तो जब यहाँ से आवाज़ आती है ना, एक बड़ी सी जिंग की, तब आपको मालूम चलता है कि ओ शिट, बच गए। राइट। और सो ऐसे कई मोमेंट हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन जो आप ऐसा कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो कि जो आपको लगा हो कि नहीं बिल्कुल ही पास थे? जैसे एक किताब है सोल्जरिंग विद पैशन, आपने आई थिंक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ना अगर हो सकता है आपके पास टाइम मिलता है तो। ये कर्नल रैना ने लिखी है मेरे ऊपर। उसमें एक्चुअली में उन्होंने इंटरव्यू लिया है कोई 100-150 जवानों का, ऑफिसर्स का और सिविलियंस का, मेरे लाइफ के बारे में और व्हाटएवर, और मेरे से बिना इंटरव्यू लिए उन्होंने एक अच्छी सी किताब बना के और उन्होंने छापी है, बड़ी अच्छी किताब है। उसका जो स्टार्टिंग चैप्टर है उसके अंदर एक बड़ा क्लियर है, उसमें तकरीबन 10 मीटर दूर एक दीवार थी मेरे बीच में और एक टेरेस के बीच, और मैं जनरल था, मेजर जनरल एज ए जीओसी किलो फोर्स, और मेरे साथ में मेरे एक कंपनी, यंग कंपनी कमांडर था, कैप्टन वरुण, मेजर वरुण, वेरी यंग बॉय। और जब वो आ गया तो मैंने उसको बोला कि भाई थैंक यू कर दो अभी इसको। ठीक है, और हम ओपन में खड़े हुए थे, एक ग्रेनेड गिरता तो कुछ ना कुछ हो सकता। ठीक है, अब क्या होता मुझे क्या पता। ठीक है, दीज आर ऑल थिंग, ऐसे बहुत हैं, क्रेवाइस के अंदर है, एवलांचेस। रात को कैंप लगाया, मैं कहीं पेट्रोल में थे हम लोग,
मैं बता के गया कि यहाँ पे भी हम्म, तुम बेस लगाना, मैं आगे से भी देखी करके हम हाँ, छोटी टिपरी लेके चले गए। उन्होंने जो बेस लगाया पप टेंट्स का, वो नाले के साथ में एवलांच सामने से आने का था, एक बड़ा सा नाला था हम्म, और इस तरफ लगाया था उन्होंने, अच्छा लगाया था सोच समझ के। हम्म, 15-16 हज़ार फीट की बात है। और मैंने आकर के देखा उसको और सामने देखा, तो दिमाग एक इंस्टिंक्ट होता है, तो मैं बोले शिफ्ट करो, और बड़ा मुश्किल होता है शिफ्ट करना उस हाइट के ऊपर, आप थके हुए हाँ, हो, उसको पप टेंट को निकालो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर लगाओ। बट मैं कहा भाई लगा तो दो, अब मैं तो सोऊंगा नहीं वहाँ पर। लगाया और रात को एवलांच आया उस जगह पे, धड़ाका हुआ, सुबह वो इलाका जो है एवलांच में हम्म, कवर था और आप ऊपर सो रहे थे। सो फायरिंग के बहुत इंस्टेंस हैं, एज अ यंग, एज अ मेजर। हाँ, 1995 के अंदर काफ़ी किस्से हैं, 1990 के अंदर हैं, कश्मीर के अंदर है, एलसी के ऊपर है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में है। मेरे ख्याल से वो हर एक सिपाही जो ऑपरेशनल एरियाज में जाता है, सबके हम्म, पास में ऐसे किस्से होते हैं, मेरे पास हाँ, भी कई हैं। जब हाँ, मैं अपनी किताब को भी हम्म, लिखूंगा तो डालूंगा उसके अंदर। मुझे बुलाना सर। हाँ। मैं भी लिखूंगा। या ऐसे ऐसे ना, लाइक जब हम तैयारी करते थे। 60 टेन्योर हैं कश्मीर के अंदर भाई, ठीक है, हाँ, और उसमें से 5 टेन्योर तो ऑपरेशंस के ही हैं, तो कहीं हाँ, ना कहीं मतलब मौका तो लगेगा। हाँ, ठीक है। मतलब 7 10 years कश्मीर में काटना मतलब जिंदगी देना कश्मीर को। हाँ लाइक नहीं, ठीक आर्मी है, की आई वाज एक एंजॉयिंग, जर्नी। इट इज़ माय जॉब, इट्स माय हाँ, पैशन टू सर्व। अब ठीक है, पोस्टिंग आती थी, मैंने कभी मांगी नहीं, हम्म, ठीक है, कि मुझे वहाँ जाना है, हाँ, जो साइन होकर के आया वहाँ चले गए कूदते कादते। ऐसे ना जब हम तैयारी करते थे तो जैसे एसएसबी के लिए तैयारी करते थे तो समझाया जाता था ना कि ऑफिसर में ना एक सिक्स सेंस होती है, और वो सेंस बहुत ज़रूरी है। अब आपने या बताया कि एवलांच आ सकता है, चेंज करो पोजीशन को, दैट इज जस्ट द सेंस व्हेन यू लाइक। देखो सिक्स सेंस होती है, सब कुछ होता है, बट एक किस्मत भी होती है आपकी। हाँ, सिक्स सेंस सभी का होता है। एक केस था जिसके अंदर मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल आर गौर, उन्होंने श्रीलंका में नौकरी करी थी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में करी थी, काफ़ी एक्सपीरियंस है, राइट। ही हैड अ सेंस दैट हिज पॉसिबली टाइम हैज कम, राइट। ओके, वन कुड मेक आउट, जब नाउ यू रिफ्लेक्ट बैक ना, हर चीज़ आप पीछे देखते हो, तो कई चीज़ें उन्होंने ऐसे काम किया था जिससे लगता था कि एक बड़ा यूनिक था, समथिंग वेरी स्ट्रेंज वाज हैपनिंग। बट मैं 2-3 ऑफिसर्स थे और 4-5 जवान थे, हम रोड ओपन कर रहे थे उनके लिए निकलने के लिए। हम एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पर वो बड़ा क्लियरली मैंने बोला कि यहाँ पर पक्का आईडी होने की संभावना है। उस रोड के ऊपर आईडीज बहुत होती थी, बहुत थी, बाद में और भी निकली, मगर उस टाइम पे बोल करके और एक टीम छोड़ करके, मैं कंपनी कमांडर था, मैंने बोला इसको इस दो ठीक से सर्च करना। पहले क्या होता है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी और उसकी तार को लेकर के 100-200 मीटर दूर खेतों में लोग काम कर रहे हैं और आप उसमें, एक आदमी आया बैठा, उसने जोड़ दिया तार और हाँ, आईडी चल गई। जिसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं है, बट हाँ, दैट इज़ हाउ इट वाज। अब उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, हमारे पास कोई माइंड डिटेक्टर नहीं थे, कुछ नहीं था, बट एक सिक्स सेंस और एक एक्सपीरियंस के थ्रू आप ढूंढते थे। अभी हम निकले कोई 5 मिनट या 10 मिनट, मैं तकरीबन 100 मीटर भी आगे नहीं हूँ, 50-100 मीटर होगा, और धमाके की आवाज़ आती है, सीओ साहब की जो गाड़ी है वो हवा में उड़ गई। ठीक है, सो हम वहाँ से सिक्स सेंस से नहीं मूव किए, हम्म, और जो हमारे सीओ के पास में एक्सपीरियंस था, ठीक है, टेक्निकली हाँ, सिक्स सेंस उनके पास में मुझे लगता है था, ठीक है, बट एट टाइम्स डेस्टिनी यू कांट कंट्रोल। राइट, So, when there are soldiers who go into firing, knowing fully well that death is awaiting, तो सिक्स सेंस तो वो भी है कि अब तो जाना है, हाँ, मगर ये एक्शन करना करना है, ठीक है, जॉब, वो इट्स अ जॉब। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, लक, व्हाट इज गाइडिंग, राइट, किसका समय कब आया है। आर्मी के अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ, ठीक है, राइट, तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग। मैं भगवान वगैरह पे ज़्यादा नहीं विश्वास करता था पहले, बट स्लोली व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू लुक बैक, देन यू ऑलवेज नो इट वाज नॉट माय वर्क, ठीक है, राइट। इट वाज भगवान का हाथ था जहाँ जहाँ बचे। इनफैक्ट मैं जब अपने पापा से भी किस्से सुनता हूँ तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि जवानी का जोश था तो इतना नहीं होता था, अब धीरे धीरे करके वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर वो चलते चले गए।
एंड अब वो पूरा विश्वास करते हैं कि नहीं है। कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, वो उनके हाथ में होता मैं जब ग्लेशियर पे गया ना, हाँ। तो बिल्कुल मुझे एकदम से मालूम चल गया था कि मेरे हाथ में कुछ, मैं बहुत अपने आप को ना, आई टू थिंक दैट आई कैन ऑलवेज कंट्रोल एवरीथिंग। मगर कमांडिंग ऑफिसर, तुम समझ रहे हो कि कमांडिंग हाँ, ऑफिसर एक राइट, राइट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती बड़ी है, जिम्मेदारी। और पूरी बटालियन उसकी तरफ एज अ देवता, भगवान, एज अ मदर, फादर, गाइड, सब कुछ एक देखती है। सीओ साहब ही सब कुछ होते हैं, हमारे सब लिए कुछ हम होता देते है। थे। और वो एक जिम्मेदारी आपके कंधे पे जब होती है, तो आप हर चीज करते हो कि आपका जवान वाइल डूइंग हम्म, देश की नौकरी, हाँ, मिशन जॉब, ऑब्जेक्टिव, राइट। आप यकीन करते हो कि आपका जवान हमेशा बचाओ। वहां पे आपको जाके बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने कितनी भी ट्रेनिंग करी हो, कितनी मेहनत करी हो, सब कुछ आपने किया हो, मगर एक समय आता है, सब फेल हो जाता है, वो सिर्फ देन यू टू प्रे। ठीक है, right. जब मेरे एक जेसीओ को हार्ट अटैक हुआ बाना टॉप के ऊपर, बाना बाना के बनाना। ऊपर, और स्कोप ही नहीं था बचने का, मौसम पैक्ट है, यू कांट इवैक्यूएट हिम, सब कुछ है, 12 दिन रहा, नथिंग हैपेंड, ही इज अलाइव, राइट। Still like, सो अब आप देखो कि वही हार्ट अटैक हॉस्पिटल के सामने किसी को होता है, वो आदमी मर जाता मर है, जाता है। मगर वो जैसे वहां से बच गया। Wow. और वो 12 दिन कितनी भगवान से मैंने, मुझे पूजा पूजा टाइप नहीं आती है, बट सिर्फ इतना ऐसे करना, हाथ जोड़ो, और मैं वो दुर्गा मैया वो याद करता था उस टाइम पे। हमारे तो भगवान हम समय समय पे चेंज करते हैं ना, हाँ, तो उस टाइम पे मैं दुर्गा माँ को याद करता, ये भगवान दुर्गा मैया मेरे कंधे पे नहीं होना चाहिए। तो he survived। आपने स्ट्रैटेजिक रोल भी देखा, कॉम्बैट रोल भी देखा। आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास थ्रेट चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और ये बैक कर रहे एक दूसरे को, दिखता है साफ साफ। अमेरिका भी बैक करता है इनको। अगले 5 साल में आप देश को कहाँ देखते हो कि क्या ये हमारे लिए थ्रेट, चाइना हमारे लिए थ्रेट होगा? क्योंकि अभी फ्रेंडशिप की तरफ मूव जा रहा है। ना, ये किसी गलतफहमी में चल रहा है ना, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, ठीक है। हमारे देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड नहीं है, बाकी दुश्मन को क्या बोलना। अंदर से तो कोई इंटरनली आई दुश्मन भी बिलीव। नहीं है हमारा, ठीक है, ये भी याद रख लो, ये सब मौके का फेयर है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका देश बाहर निकले, ठीक है, हाँ, राइट। ऐसे ही होता है, जो अदरवाइज समझ लेना तो वो बेवकूफ से परे है, ठीक है। सर रशिया कोशिश तो कर रहा है। कोई भी देश आपको नहीं चाहेगा कि आप पावरफुल हो, सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, नीड होती है, उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। कोई इस्लामिक नेशन भी नहीं चाहेगा कि दूसरा इस्लामिक नेशन उतना पावरफुल हो। राइट। आप समझ गए। हाँ, हाँ, तो आई एम समझ नॉट गया। सेइंग कि दिस इज अबाउट रिलीजन, और सबसे ज्यादा जो खुंदक होती है वो भाइयों में होती है, ठीक है। अभी हमारे धर्म अलग हो, हमारा सिस्टम अलग हो, बट पाकिस्तान से लेकर के टिल नॉर्थ ईस्ट हम सब तकरीबन एक डीएनए पूल के हैं, Right. ठीक है। भाई 47 से पहले थोड़ी थे अलग, हाँ, एक ही था। सेम ही थे। और 1000 साल पहले चले जाओ तो धर्म भी एक ही था, या 5 साल 4 साल पहले 300 साल पहले चले जाओ तो सारे धर्म भी तो एक ही था, मगर फिर भी लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो आपका आपका ही जो खून या आपका डीएनए होता है, वो आपका सबसे बड़ा खून होता है, दुश्मन होता है। और उसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपने किसी के घर में आपको किसी को डाउन करना है, तो उसके बच्चे से, उसके चाचा से, उसके भाई से, जमीन दादा का केस होता है, गांव में लड़ाइयाँ होती हैं, पट्टेदारी की लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा लड़ाई उसी की होती है। उसी की होती है। और वो आदमी खुंदक के अंदर जो थोड़ा सा भी अमीर होगा ना, हाँ, उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश है। अच्छा मैं बताता हूँ तुम कितने चल रहे हो। तो ये जो पाकिस्तान और इन सब का है, वो गेम वही है। दे आर प्रॉक्सीज, दे आर प्रॉक्सी ऑफ चाइना, दे आर प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका। और इन जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई आपका दोस्त पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिसोर्सेज की लड़ाई है, मार्केट की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, वो हमेशा चलेगी। हमारे देश को अपना देखना है, अपना सोचना है, अपने हिसाब से चलना चाहिए। सर ऐसे ही मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें कुछ दिखा मुझे। उसमें कहते हैं कि भारत एक ख्वाब है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, नथिंग। आपके कार्यकाल में आपने देखा रेडिकलाइजेशन, कम्युनल टेंशन, जहाँ पे हार्मनी भी दिखी, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन टेंशन्स ज़्यादा दिखी। एज ए कोर कमांडर भी मैं कहूँ तो
जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है सर, आपने सब देखा। क्या भारत सच्ची में ख्वाब ही है या हकीकत है? चलो मैं तुम्हें दूसरा भी एक रूप बताता हूँ, ठीक है। 90s में आपकी उम्र क्या थी? 90s सर मैं 99 में ही born हूँ। आप पैदा ही नहीं हुए थे ना, ठीक है। सो आप 90s में देखो, रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर, सड़क के ऊपर क्या चल रहा था। हिंदू को मार काट के बाहर भगा दिया, जो हाँ। अच्छे मुसलमान थे जो उनको भगा दिया, सब कुछ हुआ ना। हाँ। आज आई विल नॉट से कि वहाँ पे पीस है, बस शांतिपूर्ण वातावरण जरूर है, बहुत हद तक बेटर है। और बेटर है ना। हमारा नॉर्थ ईस्ट था, आग में चला हुआ था, पीसफुल है, पीसफुल है। ठीक है। सो ये जो हवा है ना, हम 1 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, 10 महीने की, 2 साल की देश की दशा को देख करके हम कई चीजें बताने लगते हैं, ठीक है। उससे सजग रहना है, तैयार रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुए, गलतियां हैं, कमियां हैं बहुत। जो डिवीजन की फोर्सेस वो हमारे देश के अंदर है, बाहर से नहीं है। उसका फायदा बाहर वाले उठाते हैं, ठीक है। हाँ। क्योंकि यहाँ भी कोई पॉलिटिक्स में चाहता है, कोई कहीं चाहता है, कोई कहीं पावर चाहता है। वो तभी हो सकता है भाई, नंबर एक तो एक ही हो सकता है ना, जब तक उसको गिराओगे नहीं। अब कैसे गिराना है वो, उसके लिए आप सही तरीका अपना सकते, कई और गलत तरीका अपना सकते हो। तो हर एक आदमी हर तरीका अपनाता है, तो कई बाहर के देशों से सहायता लेता है। इसी तरीके से अंग्रेज, जो हमारे देश के बड़े पावरफुल किंग्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके मुगल को लेके आए। मुगल भी आपने को डिस्ट्रॉय करने के लिए अंग्रेजों को लेकर के आए। आफ्टर ऑल दैट्स हाउ वी हैव बीन रूल्ड। तो जब तक हम इस चीज को इस नजरिए से देख के नहीं चलेंगे कि वो जो ख्वाब है जिसके हम अंदर सारे भारतवासी हैं, और आप ये जो डिस्टिंक्शन बता रहे हो ना कि मैं हिमाचली, तू गुजराती, सब बाहर के, ये हाँ ठीक है। जब तक हम इस सब डिस्टिंक्शन को दूर नहीं करना शुरू, आई मस्ट नो माई लैंग्वेज, आई मस्ट बी प्राउड ऑफ माई। मैं डोगरो जो है उसने कड़ी चावल ही खाना है दोपहर के अंदर, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका ही तो स्वाद है जो एक साउथ इंडियन जब नॉर्थ में आता है और सडनली देता है यार कड़ी चावल, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। जो अमेरिका में कहीं चले जाओ, सब जगह बर्गर ही है, ठीक है, या वो एक कॉफी लेकर के चलने का स्टाइल है, बस। देयर इज जस्ट नो फ्लेवर, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। हाँ, देयर इज अ मोनोलिथिक सिस्टम जिसमें कोई फन नहीं है। ठंड ही है हमारे यहाँ पे, सब किस्म के वो है, ऋतुएं हैं, ठीक है, वेदर है हमारे यहाँ पे। क्या आते हैं, टेरेन सब जगह की, कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं गर्मी होती है, कहीं सैंड है, कहीं जंगल है। वी आर हर चीजों से हम भरे हुए। वी शुड बी हैप्पी विद दैट, वी शुड बी हैप्पी विद आवर कल्चरल सिविलाइजेशन, जो हिस्ट्री है हमारी। क्योंकि जो आदमी अपने हिस्ट्रीज को छोड़ करके भागने की कोशिश करता है वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है। तो कहने को तो आप कहीं भी रह रहे हो, बड़े अच्छे बड़े बड़े बंगले में रह रहे हो, मगर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो या कोई कॉल आता है ना, तो आपके रंग के ऊपर आपकी बात, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लो, ठीक है, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और आप हैं भारत के रहने वाले, यू आर अ सेकंड ग्रेड सिटीजन, यू कांट बी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। सो अपने देश के अंदर अपना मजा है, बी वेरी लेस प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम श्योर कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, ठीक है। वी विल बी, हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, छोटी मोटी चीजें करते रहेंगे, बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रैशनल इनफ कि सब बेटर स्टेट में रहे, सब ठीक है। प्रोटेस्ट होना चाहिए फॉर बेटर बेड, बट प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप पूरा सब कुछ गिरा दो, देश की मट्टी पलीत कर दो, इज्जत खराब कर दो। ये एजिटेशन चल रहा है तो 4 लड़कियों को रेप कर दिया आपने, 5 लोगों को मार दिया, पुलिस वाले को काट दिया। दिस इज नॉट द वे। सो वी हैव ऑलवेज बीन अ querulous society, quarrel but don't fight, ठीक है। And one last question sir, like people like me who could not make into the forces, क्या मैसेज देना चाहोगे हम सबको? देखो यार, मैं हमेशा अपने आप को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या हूँ, मैं भारतवासी हूँ, आई एम ए सिटीजन ऑफ माई कंट्री, ठीक है। उसके बाद में मैं सिपाही बना, मैं सिपाही हूँ। जनरल साहब भी सिपाही होता है क्योंकि वर्दी वही है हमारी जी, ठीक है। उसके बाद में हमारे रैंक लगते हैं, ठीक है। वो आपको रैंक क्यों लगता है, क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी की पोजीशन अदा करनी है, राइट।
और आपकी काबिलियत है, आपको ट्रेनिंग मिली है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने आप उस चीज को करने के काबिल हो, तो इसीलिए वो जो नंबर है ना धीरे धीरे ऐसे होता चला जाता है। Right. जिससे गवर्नमेंट सिविल सर्विस है ना, उसके अंदर जो आप यहाँ पे भर्ती हुए हम्म। तो आप सब ने यहाँ पे निकलना है, राइट। ठीक है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने इसके अंदर स्ट्रगल नहीं होती है, इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी टेस्ट होती है। हाँ, आपकी डिजायर हो कि हर एक आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, यार आप, वही है भगवान जिसके हाथ में रखेगा, ठीक है। मगर वो भी देखना है कि अगर चीफ भी हमारा एक सिटीजन है, ठीक है, तो आई फील दैट एवरी सिटीजन इज अ सोल्जर एंड एवरी सोल्जर इज ऑल्सो अ सिटीजन। तो आपने अगर देश की सेवा करनी है तो वर्दी ही पहनना जरूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज हर एक आदमी की किस्मत वर्दी की नहीं होती है। हाँ, ये ठीक है। बहुत बड़ा फैक्टर है सर। और दूसरा ये भी याद रखना कि हर आदमी जो वर्दी पहनता है वो जिंदा नहीं आता है वापस। तो मैंने आपसे स्टार्ट जब हुआ था तो हम वो वर्दी की ग्लैमर देखते हैं, Right. वो वर्दी के अंदर जो तकलीफ गुजरती है, जो आपके पेरेंट्स ने निकाली, आपने निकाली, आपके फादर जब आदमी थे, वो लोगों को नजर नहीं आता। हर एक आदमी देखता है, ओह अच्छा अच्छा ये तो फौजी है, ठीक है। वो हमारे कुछ प्रिविलेजेस को देखता है, ठीक है। वो ये नहीं, हाँ ठीक है हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड है, मगर आप मुझसे पूछो कि 60 साल की 40 साल 42 साल की सर्विस के अंदर मैं कितनी बार स्पोर्ट्स फील्ड में था, तो आपको मैं यही बता सकता हूँ कि मेरी स्पोर्ट्स फील्ड भैया वही थी जो मैं चढ़ता था पहाड़ी ऊपर नीचे। You don't get time. How many times have you seen your father playing game in the sports field or going to club or having a drink? वो घर के अंदर अगर पीना है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज पार्टियां हो रही हैं, नहीं ऐसा कुछ ठीक है। नहीं तो एक होता। परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, लाइफ इज नॉट सो इजी इन आर्मी, ठीक है। वेरी ट्रू। एंड बहुत पढ़ाई है। इवन सिपाही को, आपके फादर जेसीओ बन के रिटायर हुए हैं, उनके साथ में अगर 100 जवान भर्ती हुए थे तो आपके फादर एक आदमी ऐसे होंगे या 2 होंगे जो सुधार बने होंगे जी। सो दैट इज द competition which happens. So every sipahi doesn't become a naik, only 50% become, they become honorary naik or naik this thing, only 50% become, or 25-30% become havaldar, only 10% or 20% become a naib sudar and JCO. And honorary sudar में जरा आपके फादर लिखे रिटायर हुए हैं तो आप देख लीजिए परसेंटेज कितना है, बहुत कम लोग होते हैं। so there's an issue in it. Well, thank you so much for coming sir, and हमारा पहला पॉडकास्ट था एंड आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ जाना आपके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Dishit. Thank you so much, and wish you a great journey. Podcast is just one way. I'm very sure you'll do much more other things. And because हर चीज की लाइफ होती है, Right. पॉडकास्टिंग की भी एक लाइफ होगी। Right. Continue to evolve with time, and do give my best wishes to your father, your family. 13 Jackrif के हैं, और 13 Jackrif is one of the very finest battalions of the Indian Army. Yes sir. You should be very proud of yourself. I'm very proud sir Yeah. of my father service. When I used to hear things from the people like when I were in the army cantonments, मैं सुनता था कि 13 Jackrif से थे पापा, and I used to tell them कि he has been to the operation of 5140, so I used to be very proud, and still it's going on. But I'll still want to join Siklai and join 9 Siklai, which is my parent battalion. ठीक है? Sure. So that is what makes army so different. Yes. ठीक है? Exactly. मेरी यूनिट ही सबसे बेहतर यूनिट है। आपकी यूनिट के पास में कितने अवार्ड हों, कितने भी बंदे वो हों, बट मेरी पटन, That नाम मेरी नमक पटन, निशान, हाँ, Carry. ओनरशिप, ये आई विश हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो कि आई शुड बी वेरी वेरी प्राउड एंड आई शुड वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन Right. इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। Right. Exactly sir. Well, thank you so much sir for coming. थैंक यू। सो इस एपिसोड में हमने सर से बात करी उनकी जनरल लाइफ के बारे में, कश्मीर में लेके उनके एक्सपीरियंसेस एंड कुछ ऐसे इंसाइट्स जो मुझे भी पता नहीं थे। सो इट वाज न्यू फॉर मी एज वेल। एंड इस पॉडकास्ट में आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, सो दैट हमें भी इंसाइट रहे कि आपको क्या पसंद आया।